नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान बीएसएनएल के सीजीएम श्री रमेश आर्य साहब। आर्य साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आर्य साहब, राजस्थान में आप महत्वपूर्ण पद पे हैं और बीएसएनएल जो सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है उससे जुड़ा एक सवाल है मेरा आपसे कि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। एयरटेल भी है, रिलायंस भी है, बहुत सारी एजेंसीज कंज्यूमर के लिए उपलब्ध हैं। ऐसा क्या है कि बीएसएनएल से लोग जुड़े? बीएसएनएल के बारे में कुछ खासियतें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहूँगा। एक तो बीएसएनएल डीओटी से कन्वर्ट होकर के बना है। तो डीओटी जब से था या बीएसएनएल को सारा का सारा वो काम मिल गया है, तो वो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसा ऑपरेटर है जो रूरल एरिया में भी अवेलेबल है, अर्बन में भी अवेलेबल है, रिमोटेस्ट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ भी आपको बीएसएनएल की सर्विस मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को जब से मोबाइल लाइसेंस मिला, हम भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और इस टाइम तो हम चौथे ऑपरेटर हैं। इस टाइम पहले 5वें पे थे, अब चौथे पे आ गए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 52 लाख कस्टमर्स हैं राजस्थान में जी। और पूरे हिंदुस्तान में करीबन 10 करोड़ के आसपास है। हमने सभी को रोमिंग फ्री दे रखा है बीएसएनएल में। रोमिंग फ्री का मतलब है कि अगर आप राजस्थान के कस्टमर हैं और आप अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वहाँ कहीं भी जाते हैं तो रोमिंग चार्ज नहीं लगेगा। रोमिंग चार्ज, इनकमिंग कॉल जो चार्ज होती थी वो नहीं है, इट इज स्पेसिफिक। दूसरा, और सिंगल सर्विस प्रोवाइडर है जो शायद रोमिंग फ्री दे रहा है। जी, ये स्पेसिफिक है। तीसरा ये कि करीबन 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। चौथी स्पेसिफिक बात ये है कि लैंडलाइन में हमने पूरे हिंदुस्तान को लोकल कॉल कर रखा है, यानी 2 मिनट का एक सिंगल चार्ज होगा। जबकि जब ये बीएसएनएल बना था उस टाइम एक जो कॉल थी हमारी, जैसे दिल्ली से बम्बई भी कॉल होती थी या जयपुर से लखनऊ कॉल होती थी, तो उसका चार्ज जो होता था मोर देन 500 किलोमीटर, 2 सेकंड की एक पल्स होती थी, यानी 1 मिनट का 30 रुपये लगता था। और अब 2 मिनट का 1 रुपया लगता है। आप श्रीनगर से कन्याकुमारी भी करें तो यानी 60 गुना हमने सस्ता कर दिया। यहाँ सर ये एक सवाल है बीच में मेरा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से सस्ती दरें कंज्यूमर को मिल पा रही हैं या कंपटीशन की वजह से? मैं बाद में जवाब देता हूँ आपको। जी। जो पहले आपने बीएसएनएल के स्पेसिफिक पूछा ना, तो इसके अलावा बीएसएनएल जो है, अभी मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए। संडे और रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लैंडलाइन से बिल्कुल फ्री कॉल देता है। यानी आप कहीं भी कॉल करिए, बीएसएनएल से बीएसएनएल लैंडलाइन करिए, बीएसएनएल से बीएसएनएल मोबाइल करिए या बीएसएनएल लैंडलाइन से किसी अदर ऑपरेटर को कॉल करिए, मोबाइल या लैंडलाइन कोई भी, वो सारी फ्री है। और संडे को भी फ्री है। तो अगर संडे और ये नाइट फ्री आवर्स अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग पूरे साल भर में अराउंड 50% फ्री टाइम मिलता है। तो इतना सब कुछ हमने पब्लिक के लिए कर रखा है। इसके अलावा बीएसएनएल की खासियत आप देखिए, हम लैंडलाइन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मोबाइल भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फाइबर टू द होम वो भी करवा रहे हैं, वाईफाई सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज कोई एक ऑपरेटर आपको हिंदुस्तान में नहीं दे रहा। तो ये वजह है बीएसएनएल से लोग इस वजह से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह कि बीएसएनएल एक ट्रस्टेड ब्रांड है मार्केट में, क्योंकि हमारी बिलिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम बिल में कभी गड़बड़ी नहीं करते। सबको पता है कि इन्होंने जितना बोला उतना ही बिल आएगा। बाकी लोगों के साथ लोगों को दिक्कत आती है। अब आपका दूसरा सस्ती दरों की जो बात कर रहे थे। हाँ, अब आप दूसरा प्रश्न बताइए। सस्ती दरों को लेकर के आपने बताया है कि हमारा जो कंज्यूमर को जो रेट्स हैं वो भी काफी सस्ते हैं। सस्ती की वजह मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या कारण है? हाँ, कंपटीशन की वजह से या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से? वजह क्या है? देखिए कंपटीशन की वजह से जो सस्ती होती है रेट, ये तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इसी एक्सटेंड तक होती है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम कर सकते हैं बस। घाटे में कोई सर्विस नहीं देगा जी। लेकिन फिर भी ये इतनी सस्ती हो रही है, उसका रीजन है टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने ये इस तरह से हाफ रेट में और
वो फ्री कॉल्स और ये लोकल कॉल कर दिया, पूरे इंडिया को लोकल कॉल कर दिया, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे खर्चे कम होते जाते हैं, फैसिलिटीज़ बेटर होती जाती हैं। तो इसके नेट इफेक्ट जो है वो पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए हम रखते हैं। जी, प्रधानमंत्री का सपना है डिजिटल इंडिया जी, बीएसएनएल एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसमें। तो बीएसएनएल ऑलरेडी बड़ा रोल ही प्ले कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? देखिए, डिजिटल इंडिया में अभी आप देखेंगे कि शहरों में तो अपना आप ही डिजिटल इंडिया आ रहा है जी, प्राइवेट ऑपरेटर्स और सब कुछ सारी फैसिलिटीज डिजिटल इंडिया की ला रहे हैं, लेकिन गांव में कोई नहीं जा रहा है। इसलिए जो हमारे सरकार की इच्छा है कि भाई कि गांव में जाए, तो उन्होंने 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम बीएसएनएल को और 1-2 ऑपरेटर्स और उनको दिया है। मेजर काम बीएसएनएल के पास है। तो उसमें फर्स्ट फेज में जैसे अभी 31 मार्च तक लगभग 1 लाख गाँवों को कंप्लीट करना है और इस साल के एंड तक 2.5 लाख गाँव तक ये पहुंचाना है और फिर उसके बाद बचे हुए गाँव। तो ये सारा काम बीएसएनएल कर रहा है। अभी जैसे हमारे राजस्थान में हमें टारगेट दिया गया है 6,811 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाएंगे। तो 90% गाँव में तो हम पहुंचा चुके हैं, अब उनको कनेक्ट करने का काम चल रहा है। कब तक होगा ये पूरा? 31 मार्च तक हम ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देंगे, प्रोवाइडेड थोड़ा ऑप्टिकल की कमी है, फाइबर केबल आया नहीं। ये माना जा सकता है कि टारगेट 2017 में कंप्लीट कर लेंगे? नहीं, 2017 तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये 31 मार्च तक नहीं तो 1-2 महीने और गिन लीजिए, क्योंकि फाइबर आएगा, फाइबर आने के बाद प्ले करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अभी तक हम 5,500 ग्राम पंचायत में तो ऑलरेडी फाइबर ले कर चुके हैं, वो तो तैयार है हमारे पास। उसमें तो क्या है कि आगे पीछे के जो कनेक्टिंग इक्विपमेंट लगाने हैं, उसके बाद सर्विस देना शुरू कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, उनको यूज़ करना है, वो कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो उन पे निर्भर करता है। सर्विस प्लेटफॉर्म हम तैयार करके दे रहे हैं, सर्विस प्लेटफॉर्म लेना उनको, ठीक बात कर रहे हैं। यहाँ सर आपने एक बात कही है कि विलेज में या रूरल बेल्ट में सिर्फ बीएसएनएल या एक आध कोई ऑपरेटर और जा रहे हैं, वजह क्या है? कि घाटे का सौदा है? क्यों नहीं जाते हैं दूसरे लोग? देखिए, आप तो जानते हैं ना कि गांव में आपको सर्विस ले जानी है तो कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, तभी सर्विस जाएगी ना। इवन जैसे मोबाइल सर्विस भी है, आपको लगता है सिर्फ टावर खड़ा किया सर्विस दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उस टावर को मेन सिस्टम से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर भी लगानी पड़ती है। तो गांव में अब एक छोटा सा गांव का क्लस्टर ले लीजिए, 10 गांवों का क्लस्टर, एक गांव में 3 कनेक्शन की डिमांड, एक में 5 की डिमांड है। एक एक्सचेंज अगर आप लगाएं, छोटा एक्सचेंज भी 250 लाइन का होता है, वो अगर लगाते हैं तो हर गांव को 5-5 कनेक्शन के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर केबल बिछानी पड़ती है। केबल बिछाना बड़ा कॉस्टली अफेयर है, बहुत खर्चा आता है। एक पेयर की कॉस्ट 40-40 हज़ार रुपये, वो उससे भी ज़्यादा आती है। तो इतना प्राइवेट ऑपरेटर क्या करता है, उसका जो है मोटो है प्रॉफिट का, कि भाई मैं 1 लाख लगाऊं तो मुझे 10,000 प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, इस तरह का उनका मोटो रहता है। बीएसएनएल जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से हमारी प्रेजेंस है गांव में, तो हमें तो ये है कि एक गांव में तो ऑलरेडी केबल है, उससे थोड़ा सा और आगे ले जाओ, ठीक है। तो हम गांव में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ 5,000 की पॉपुलेशन के सारे गाँव में हमने मोबाइल लगा दिए हैं। 2,000 के ऊपर के गाँव, उसमें भी करीबन 80-90% गाँव में हम लोग पहुँच गए हैं मोबाइल सर्विस लेके। तो इस तरह से हम लोग तो जा रहे हैं। बाकी ऑपरेटर महंगा होने की वजह से छोटे गांव में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो पर लाइन यूज जो है ना वो बहुत कम है। जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा और आपसे, कैशलेस इकोनॉमी सरकार का एक बड़ा सपना है, इसे पूरा करना। सरकार ले तो आ गई है कि आप कम से कम पैसा मार्केट में आप ट्रांजैक्शन में यूज करिए। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, मोबाइल कंपनियां हो, संचार क्रांति 4G के बाद से जिस तरह से आई है, लेकिन अभी भी जो आपने कहा कि OFC आप रूरल बेल्ट में लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन गांव में स्थिति बड़ी विचित्र है। अभी भी लाइट नहीं होती है, नेट नहीं होती है, तो अगर कहीं पे लाइट की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप किस तरह से सर्विस दे पाएंगे? तो आपने 2 प्रश्न एक साथ किए। एक तो आपने कि कैशलेस सोसाइटी, उसको सफल कैसे बनाएंगे? उसको सफल
पहली चीज तो ये कि हमारे पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, हमारा काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। कम्युनिकेशन प्लेज ए मेजर रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के डिजिटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, है ना। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होना है तो उसमें कनेक्टिविटी तो होगी। जैसे एटीएम से आपको पैसे निकाल रहे हैं तो एटीएम जब तक मेन सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होगा, आपका वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कार्ड का नंबर वगैरह, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर आपको पेमेंट करना है, कम्युनिकेशन है वो हाँ, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर केबल से वो जुड़ा हुआ है। तो हमारा काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का। तो अब जैसे हम गांव में जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी 6.5 लाख गांव को इससे कवर करना चाहती है ऑप्टिकल फाइबर से या सैटेलाइट से, जो भी पॉसिबल मीन्स हो, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमने एक मोबी कैश एसबीआई के साथ मिलकर के एक सर्विस भी शुरू की है, क्योंकि हमारे पास न केवल कम्युनिकेशन सिस्टम है बल्कि जगह जगह हमारे पास हमारे एजेंट्स भी हैं जो कि सिम बेच रहे हैं और उनके जो रिचार्ज कर रहे हैं सिम को, उस फॉर्म में हमने अपने फ्रेंचाइजी और उनके पास रिटेलर्स लगा रखे हैं। तो एसबीआई के साथ मिलकर हमने अभी रिसेंटली महीने भर पहले मोबी कैश एक सर्विस शुरू की है। उसमें अभी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो पहले उसका ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद हमारे जो एजेंट्स हैं उनको मेन सिस्टम से जोड़ना होता है कि हाँ 50,000 का मेरे को परमिशन दे दीजिए, 10,000 का परमिशन दे दीजिए, तो उतने अमाउंट का वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फिर बाद में उसको रिफिल कर सकते हैं। तो वो सर्विस हमने शुरू कर दी है एसबीआई के साथ मिल करके जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एकदम तो लोगों को नहीं पता लगेगी। जैसे जैसे लोग यूज़ करना शुरू करेंगे, जैसे किसी को अपने बच्चे को पैसे भेजने हैं तो इस सिस्टम के थ्रू भेज सकते हैं। मतलब वो किसी भी रिटेलर के पास जाएगा, अपने पैसे देगा, रिटेलर उसको एक पिन नंबर देगा, वो पिन नंबर अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर देगा, वो पिन नंबर लेके वो उधर जो रिटेलर है जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ उसके पास जाएगा और वो उसको पैसे दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। सर देखिए कैशलेस इकोनॉमी इसी तरह है, से हाँ। जैसे किसी को रिचार्ज करना है, किसी को पिज्जा लेने जाना है तो पिज्जा में उसको पेमेंट करना है, किसी को अपने टैक्सी का पेमेंट करना है, रेल का टिकट का पेमेंट करना है, ये सारी फैसिलिटीज इसमें आ जाएंगी। जी, सरकार का सपना है, मतलब जी बिल्कुल, सरकार का एक सपना है ये, लेकिन आप भी उसमें एक पार्ट है सफल बनाने में, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है, बड़ा रोल है आपका, लेकिन थोड़ा सा अभी लगता है कि टाइम लगेगा इसमें। नहीं, टाइम नहीं लग रहा है, इसको हमने शुरू कर दिया है। टाइम तो सिर्फ ये लोगों में अवेयरनेस आने में टाइम लगेगा। हमने तो शुरू कर दिया है सिस्टम, इट इज ऑपरेशनल। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि अब किस रिटेलर के पास जाएगा, अब हम रिटेलर्स को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप भी कुछ अमाउंट लेके रखो, इस सिस्टम से जुड़ जाओ आपको, क्योंकि इस पे कमीशन बहुत कम है, इसलिए लोग हर कोई जुड़ना नहीं चाहेगा उसमें। बिल्कुल, इसलिए अब देखो शुरू किया है, अब शुरू करने के बाद फीडबैक मिलेगा कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें। एक तरफ ये भी देखना है कि भाई पब्लिक को, तो चैलेंज तो बस एक अवेयरनेस वाली बात है इसमें, पब्लिक को भी कॉस्टली नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम पब्लिक यूज नहीं करेगी। दूसरी तरफ वो जो यूजर, जो हमारा फैसिलिटेटर बना हुआ है, जो इस काम को करने में हमारी मदद कर रहा है, वो भी सोचता है कि मेरे को 2 पैसे मिले तो मैं काम करूं। ये थोड़ा सा समीकरण है ना, इसमें धीरे धीरे सिस्टम डेवलप हो जाएगा, लोगों की जरूरत और उसकी, क्योंकि अगर वॉल्यूम में आता है तो छोटा सा अमाउंट भी है तो भी काफी हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम में आएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करना शुरू करेंगे। चलिए आर्य साहब, आपके साथ एक मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। जैसे हुआ मुन्ना गबरू जवान, ना नहीं सुना उसकी बन गई पहचान, पर एक दिन वक्त ने सुना दिया उसे, 2 बच्चे हो गए अब ना। डॉक्टर साहब मुझे रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए। क्या आपका परिवार पूरा है? हाँ। फिर तो आपके लिए बिना चीरे और बिना टांके वाली नई और आसान पुरुष नसबंदी ठीक है। बस 5 मिनट का काम। कोई कमजोरी नहीं होती भाई। अरे वाह रे वाह, अब घर में कोई नहीं कहता उसको ना। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ में है बीएसएनएल सर्कल राजस्थान के सीजीएम रमेश चंद आर्य साहब। आर्य साहब, हम चर्चा कर रहे थे सर्विस जो बीएसएनएल के उनको लेकर के। 4G एक बड़ी क्रांति आई है संचार के क्षेत्र में और बड़ा कंपटीशन भी है। चाहे जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, आप लोग भी आ रहे हैं। ये जो कंपटीशन है
जियो ने तो इस तरह से कर दिया है कि फ्री लंबे समय तक, तो मुझे लगता है कि पैसे कोई नहीं छोड़ने वाला। आपने पहले ही मरतबा एक बात कही थी कि फ्री में कोई नहीं चलाएगा या घाटे का सौदा कोई साइन नहीं करे, हो सकता उन लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर देख रहे हैं वो लोग। तो ये जो एक 4G वाला कंपटीशन है, इसमें बीएसएनएल का क्या रुख है, कैसे काम करेगा? देखिए, आप जानते हैं कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारे पास पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक के पैसे के लिए एक एक पैसे को हमें अकाउंटेबल रखना पड़ता है। हम ना तो फालतू खर्च कर सकते हैं, ना और कोई इस तरह का एक्स्ट्रावेगेंसी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी बन गई तो हमें अपने ही रेवेन्यू से अपना खर्चा भी चलाना है जी। तो जिस तरह से ये रिलायंस जियो या दूसरी प्राइवेट कंपनियां फ्री में दे रही है, हम उस एक्सटेंट तक तो नहीं जा सकते। बाकी तो हमने लैंडलाइन फ्री कर रखी है, ऑलमोस्ट 50% आवर्स फ्री हैं, या रोमिंग, मोबाइल में रोमिंग फ्री कर रखा है। जितना हम कर सकते हैं उतना कर। और वो लगता है जियो से भी पहले से किया हुआ। हाँ, जियो से पहले से किया हुआ। और इस टाइम भी हमारे जो कई ऐसे प्लान हैं जो जियो से सस्ते हैं। दूसरी चीज ये है कि रिलायंस जियो शुरुआत में जैसे उसने फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बिल्कुल फ्री कर रखा था, बाद में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, 31 मार्च तक है। हाँ। परमानेंटली वो फ्री नहीं रख सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेसमैन कुछ न कुछ कमाने के लिए ही आता है। ठीक है, तो अब ये उनकी स्ट्रेटेजी है, वो कैसे करेंगे वो जाने। बीएसएनएल के लिए हो सकता है कि जब आप ये बता रहे हैं कि मशीन 2-3 साल पहले आई है और साल भर लगाने के बाद में हमारा एक पीरियड, एक 3-4 साल का, 5-6 साल का पीरियड ऐसा रहा जिसमें हम मोबाइल इक्विपमेंट खरीद ही नहीं पाए। उससे पहले हम नंबर 1 उसी से जुड़ा मेरा सवाल है सर, कि एक इमेज बन गई थी बीएसएनएल की कि भाई साहब नहीं लगेगा बीएसएनएल, तो क्या वो बिल्कुल ऐसा है कि हो सकता है पब्लिक में एक रूटीन बोलचाल में, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर और उसके अलावा जो हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर जो बड़े हैं। देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए कि आलोचना उसी की होती है जिससे लोगों की उम्मीद होती है। ये आपने उसका एक लाइन में जवाब दे दिया। पब्लिक, हमारी जितनी कैपेसिटी है, मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल बताऊं, मेरी अभी इस टाइम 48 लाख की कैपेसिटी है और 52 लाख कस्टमर है मेरे पास। ये कैसे मैनेज हो रहा है? नहीं, मोबाइल में हो जाता है, क्योंकि मोबाइल में फ्लोटिंग कस्टमर होता है ना। लेकिन निश्चित रूप से उसका इफेक्ट सर्विस पे तो पड़ता ही है ना। मतलब कहने का यह है कि बीएसएनएल से लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और अच्छी बात है। अच्छा, हम भी उस उम्मीद को पूरा करने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। सर क्या होता है कि ये पोजीशन तो सभी के साथ होगी सर, ओवरलोडेड जो है। नहीं, अब मैं उसका कारण बताता हूं। अगर बीएसएनएल को इक्विपमेंट खरीदना है, देखिए इक्विपमेंट छोटा मोटा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल अरबों में होता है। 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। ट्रांसपेरेंसी और सारी चीजों का ख्याल भी रखना उसमें हमें सारी ट्रांसपेरेंसी रखनी, एक प्रोसीजर थ्रू फॉलो करना पड़ता है। टेंडर होगा, ग्लोबल टेंडर होगा, उसके लिए टर्म्स कंडीशंस डिसाइड करने के लिए टीमें बनती है। फिर उसके बाद टेंडर फाइनलाइज करने में कई महीनों लग जाते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर होता है, फिर ऑर्डर होने के बाद इक्विपमेंट आने में 2-4 महीने लगते हैं, फिर उसको लगाने में 6-7 महीने, साल भर लगता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, वो फटाफट डिसीजन लेते हैं, फटाफट इक्विपमेंट शुरू करते हैं, फटाफट लगाना शुरू कर देते हैं। ये अंतर तो थोड़ा रहेगा भी। इसलिए हम लोग हमेशा, पब्लिक को ऐसा लगता है कि यार बीएसएनएल वाले काम नहीं कर रहे। काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए कि आज अगर आपका लैंडलाइन कनेक्शन ठीक